जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। बात करेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट की, जहां पर मोदी सरनेम केस मामले को लेकर राहुल गांधी पर कोर्ट की ओर से निर्णय सामने आया है। बताएंगे आपको कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिस पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से भड़क गई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी दे दिया ऐसा बयान कि अब मामले पर हो रही है जबरदस्त राजनीति और ये मामला अब जाएगा हाईकोर्ट। कांग्रेसी नेताओं ने किया है बड़ा ऐलान। वहीं पर अडानी पर फिर से बरसे राहुल गांधी। सेठ कहते हुए नरेंद्र मोदी को साहेब कहते हुए दोनों के बीच में संबंधों को लेकर फिर से सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे कर्नाटका, दे दिया ऐसा बयान जिससे भाजपा को भारी होगा नुकसान। बताएंगे आपको। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी नेता की धमकी को लेकर की है तीखी आलोचना। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने टिकटों के बंटवारे के बाद फिर से दे दिया एक बड़ा इस्तीफा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं बड़े नेता। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में जहां पर एक और राहुल गांधी अडानी और नरेंद्र मोदी के मामले को लेकर दोनों से सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी ओर शरद पवार ने फिर से कर दिया कुछ ऐसा कि जिस पर भड़केगी विपक्षी पार्टी। बताएंगे आपको। गौतम अडानी से शरद पवार ने फिर से की है 2 घंटे तक मुलाकात। दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला। और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का नाम गायब। उठ रहे हैं गंभीर सवाल। साथ लिंगायत समुदाय को लेकर बीजेपी ना समर्थन कर पा रही है ना विरोध कर पा रही है। दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला। और कर्नाटका के लोकल न्यूज चैनल केटीवी न्यूज की ओर से कराए गए ओपिनियन पोल में बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा जन समर्थन दिखाया जा रहा है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर जेपी नड्डा ने जो बात कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये पूरी तरीके से कर्नाटका की जनता का अपमान है। दोस्तों, अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी के सरनेम वाले मामले को लेकर आखिरकार राहुल गांधी को जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ। 23 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 24 तारीख को राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को गुजरात के सेशन कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद जानकारी आई थी कि जज साहब जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे अमित शाह के पुराने वकील रह चुके हैं। अब दोस्तों, ये जानकारी आई है कि मोदी सर ने मानहानि केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोष सिद्ध और सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी राहुल गांधी को जो सजा दी गई है वो लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि जब यह आदेश जारी किया गया तो इस पर राहुल गांधी से प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपसे हमें यही उम्मीद थी। दरअसल दोस्तों, जब ये जानकारी सामने आई थी कि जो जज राहुल गांधी के मामले पर सुनवाई करेंगे उन्होंने ही अमित शाह का वो केस लड़ा था जिसमें अमित शाह पर गृह मंत्री रहते हुए फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे थे। राहुल गांधी को लेकर दिए गए आदेश पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी के वकीलों ने ऐलान किया है कि मामला अब हाईकोर्ट जाएगा। पार्टी पूरे कानूनी विकल्पों पर चर्चा कर रही है। देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी बोले, कहा प्रधानमंत्री जी वंचितों को खोखले शब्द नहीं, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की जरूरत है। 3 कदम उठाइए। 2011 की जनसंख्या की जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करिए। देश के अंदर ओबीसी कितने हैं लोगों को बताइए। आरक्षण में 50% कैप हटाइए। दलितों आदिवासियों को आबादी के अनुसार आरक्षण दीजिए। ये फैसले लीजिए तब माने कि आप ओबीसी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। राहुल गांधी बार बार इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। दोस्तों, वहीं पर अडानी को लेकर राहुल गांधी ने फिर से बयान देते हुए कहा कि एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के, बिजली सेठ की, कोयला सेठ का, सड़कें सेठ की, खादाने सेठ की, जमीन सेठ की, आसमान सेठ का, सेठ किसका, सेठ साहेब का। यानी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की वीडियो तस्वीरें शेयर करते हुए राहुल गांधी की ओर से यह तंज कसा गया है। साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा की ओर से कर्नाटका में जो बयान दिया गया है दोस्तों, इस पर जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से कर्नाटका वंचित न हो जाए, इसलिए मैं कर्नाटका में बीजेपी से वोट की अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी को आप लोग वोट दीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों, जो बयान उन्होंने दिया है उसका मतलब जो निकल रहा है वो साफ तौर पर यह समझ में आता है कि वह यह कहना चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद आपको चाहिए, यानी केंद्र सरकार का आशीर्वाद चाहिए, तो भाजपा को वोट कीजिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसकी जमकर आलोचना की है। दोस्तों, कर्नाटका में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ गया है। राज्य के अंदर सियासी उठापटक जारी है। कर्नाटका में जेपी नड्डा के भाषण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भक्ति की भी सीमा होनी चाहिए। जेपी नड्डा जी, कर्नाटका की जनता को धमकी क्यों दे रहे हो, क्यों डरा रहे हो? कर्नाटका की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके बाद प्रियंका गांधी भी बोली, कहा कर्नाटका के लोग यानी कन्नडिगास ने अपने स्टेट को खुद से बनाया है, अपनी मेहनत, अपने पसीने, अपने ब्लड देकर अपने राज्य को बनाया है। प्रधानमंत्री के किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री अपना आशीर्वाद वापस ले लेंगे। इस तरीके की बात कहकर कर्नाटका और कन्नडिगा के मेहनत का अपमान करने जैसा है। कन्नडिगा जो वोट डालेगा
होगा वो अपने फ्यूचर को देखकर वोट डालेगा, यानी कर्नाटका के कन्नड़ लोग इस बार अपनी प्रोस्पेरिटी और अपने प्राइड के लिए वोट डालेंगे, यानी दोस्तों अपनी प्रतिष्ठा और अपने समृद्धि के लिए कांग्रेस पार्टी के खाते में अपना वोट डालेंगे। प्रियंका गांधी की ओर से भी जेपी नड्डा को करारा जवाब दिया गया है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सारे सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ अभी भी जारी है। एक और बीजेपी के नेता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी के एमएलसी एच विश्वनाथ ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। एमएलसी एच विश्वनाथ ने कहा कि आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे राजनीतिक कारण है, यही वजह है कि मैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कर्नाटका के चुनाव को लेकर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया दो बड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले वोकलिका समुदाय के ज्यादा से ज्यादा नेताओं को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को भी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। दोस्तों इसी कड़ी में दो बड़ी ज्वाइनिंग पार्टी ने करवाई है। आपको बता दें कि वोकलिका समुदाय के भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के नेता बसावा गौड़ा और मैसूर के जेडीएस माइनॉरिटी के हेड अब्दुल अजीज मलवाली, जेडीएस के लीडर बीस सोमशेखर और सैकड़ों की संख्या में इन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। दोस्तों इन सभी की तस्वीर शेयर करते हुए पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है। साथ साथ जिग्नेश मेवाड़ी बोले, कहा इंसाफ का तराजू देखिए, एक और जिनके खिलाफ हत्या, नरसंहार और सामूहिक बलात्कार के आरोप थे, वैसे 66 अभियुक्तों को आज नरोडा पाटिया हत्याकांड केस में बरी कर दिया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी गई है। जय जय गरवी गुजरात, जय भारत माता की जय। यानी दोस्तों गुजरात दंगों से जुड़े हुए कई सारे लोगों को सजा नहीं दिया गया, उनको छोड़ दिया गया है। इसी का मुद्दा उठाते हुए इन्होंने ये बात कही है। कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक जिग्नेश मेवाड़ी की ओर से टिप्पणी की गई है। साथ साथ कनकपुरा के अंदर कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए डीके शिव कुमार के नॉमिनेशन के बाद उनके भाई और एमपी डीके सुकेश को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों ये बात इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र में अगर डीके शिव कुमार का नॉमिनेशन रद्द हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ना हो चुनाव लड़ने के लिए, और इसीलिए उनके भाई को पार्टी ने नॉमिनेट करवाया है, ताकि अगर डीके शिव कुमार को लेकर कोई गलत फैसला होता है, उनके नामांकन को रद्द किया जाता है, तो एक मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए होना चाहिए। और जैसे ही डीके शिव कुमार के नामांकन को सही साबित किया जाएगा दोस्तों, जैसे ही उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनके नॉमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके भाई अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। साथ साथ दोस्तों मनोज कुमार झा ने भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की है, जिसमें गुजरात के 2002 के दंगे के मामले पर नरोदा गैम मैसेकर मामले में लोगों को रिहा किया गया है, सारे के सारे एक्यूज्ड को छोड़ दिया गया है। मनोज कुमार झा बोले, कहा नथिंग हैपेंड इन नरोदा, नन डाई, दैट इज जय हिंदुस्तान। यानी कोई भी नरोदा हत्याकांड में मारा नहीं गया है, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है, जय हिंद जय भारत। कुल मिलाकर दोस्तों ये बात एक तंज भरे लहजे में कही गई है। आप लोग जानते हैं कि गुजरात के 2002 के दंगे के दौरान कई सारे लोगों की जान गई थी। ऐसा ही एक कांड नरोदा के अंदर भी हुआ था, लेकिन इन सभी लोगों को जो छोड़ दिया गया है, इस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। साथ साथ शरद पवार ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों उद्योगपति गौतम अडानी ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। दोनों के बीच में मुलाकात हुई है शरद पवार के घर पर। इस दौरान काफी देर तक दोनों के बीच में बंद कमरे में बैठक हुई है। माना जा रहा है कि 2 घंटे तक बातचीत की गई है। दोस्तों गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर शरद पवार ने गौतम अडानी का समर्थन किया था। दरअसल विपक्षी दल अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसीसी की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर शरद पवार ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा था कि वह ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसी को पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों मामला इतना गंभीर है कि राहुल गांधी एक और अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोज कोई न कोई तथ्य लेकर सामने आती है और सवाल पर जवाब मांगती है, लेकिन इसके बावजूद शरद पवार जो विपक्षी एकता बनाने की बात करते हैं, उनकी बैठकें चल रही है शरद पवार के साथ 2-2 घंटे की। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट जारी की, लेकिन दक्षिण बेंगलोर के सांसद तेजस्वी सूर्या का नाम कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं रखा है। तेजस्वी सूर्या आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो अपनी मजबूत हिंदुत्व राजनीति को लेकर चर्चा में रहते हैं। तेजस्वी त्रिपुरा में पार्टी के स्टार प्रचारक बनाए गए थे। इस वजह से तेजस्वी नंदिनी स्टोर में जाने के लिए राहुल गांधी की आलोचना करने और सूडान में कन्नड़ों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाने के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर हमला बोलने को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट कर्नाटका में जारी की है, उसमें तेजस्वी सूर्या का नाम नहीं है, जो कर्नाटका से ही सांसद है। दोस्तों तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी तेजस्वी सूर्या को अलग थलग कर रही है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लिंगायत सीएम की घोषणा पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले माना जाता कि बीजेपी के लोग एक कैंपेन चलाने वाले हैं, जिस कैंपेन के तहत लिंगायत समुदाय का
मुख्यमंत्री बनेगा, इस तरीके की चीजें करने वाले थे दोस्तों। जो जानकारी दी गई उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लिंगायत समुदाय का विरोध कर रही है, इस पर कांग्रेस पार्टी की काट ढूंढने के लिए बीजेपी के लोग लिंगायत मुख्यमंत्री अभियान चलाने वाले थे। लेकिन जैसा ही बीजेपी के बड़े नेताओं को ये जानकारी मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बसवराज बोम्मई ने बयान देते हुए कहा कि अभी ये फैसला नहीं लिया गया है कि लिंगायत समुदाय के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पार्टी जल्द इस पर निर्णय लेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि अगर पार्टी बोल देगी कि लिंगायत समुदाय का मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं तो अन्य समुदाय के लोग अपनी नाराजगी व्यक्त जरूर करने वाले हैं और भाजपा एक वोट को लेने के चक्कर में दूसरा वोट भी खो देगी। और यही बड़ा कारण है कि भाजपा के लोग अब फूक फूक कर कदम डाल रहे हैं दोस्तों। वहीं पर आपको बता दें कि केटीवी कर्नाटका न्यूज की ओर से दावा किया गया है कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को 137 से 142 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 52 से 56 सीटें, जेडीएस को 28 से 31 सीटें और अदर्स को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी के नेता जिस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी के लोगों पर लगाते हैं वो धीरे धीरे एकदम खत्म होता जा रहा है। कि ऐसा ही मामला सामने आया जिस मामले का इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं ने तमाम हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में किया। कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताने की कोशिश की गई, रॉबर्ट वाड्रा को भ्रष्ट बताने की कोशिश की गई थी। उस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार ने ही कांग्रेस पार्टी के नेता को क्लीन चिट दे दी है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी की एक और झूठ से पर्दा उठ गया है। दरअसल बीजेपी के नेता रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन सौदे में घोटाले के आरोप लगाया करते थे, लेकिन अब खुद हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा डीएलएफ को जमीन हस्तांतरण के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध में किया गया। जयराम रमेश ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक मामला 5 साल पहले दर्ज किया गया था। इसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी डाला गया था, लेकिन जब अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा तो बीजेपी की सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी अनियमितता वाला मामला नहीं है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। शासन मणिपुर के अंदर बीजेपी के एक और विधायक ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल दोस्तों, मणिपुर के अंदर बीजेपी को एक और झटका लगा है। विधायक पी ब्रोजेन सिंह ने 20 अप्रैल को मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले 2 अन्य इस्तीफे दिए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह खुलकर सामने आ रहा है दोस्तों। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ईश्वरप्पा को एक तो टिकट नहीं दिया गया और ईश्वरप्पा मांग कर रहे थे कि वह तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा ने उनकी शिवमोगा की सीट पर उम्मीदवारी का ऐलान तो किया नहीं है, दूसरी ओर उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार चन्ना बसपा को बनाया है। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने इस संबंध में बीजेपी आला कमान को अवगत कराया था कि शिवमोगा सीट से खुद की उम्मीदवारी वो दावा नहीं करते हैं, लेकिन उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया गया है। तो देखते हैं कि आगे क्या निर्णय वो लेने वाले हैं, क्योंकि 224 सीटों पर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है दोस्तों। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियों की घोषणाएं हो चुकी है। ईश्वरप्पा क्या राजनीति से वाकई में संन्यास ले रहे हैं और क्या उनको अपने पुत्र का मोह नहीं है? क्या अपने पुत्र को चुनाव नहीं लड़वाना चाहते? अगर लड़वाना चाहते होंगे तो कहीं ना कहीं मैदान में उतरेंगे और सवाल खड़े करेंगे। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अम्बेडकर परिचर्चा के अंतिम दिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से खतरा है, इसलिए बिहार को टारगेट किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तमिलनाडु के सवाल पर झूठी खबरें चलवाई गई, फिर बिहार शरीफ और सासाराम में सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया। बीजेपी नेताओं की ओर से झूठ का प्रचार किया जा रहा है, यहाँ तक कि सारी केंद्रीय एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि समाचार भी उनके हिसाब से लोगों को परोसा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम लोग भाजपा को सफल नहीं होने देंगे। अभी लड़ाई थोड़ी लंबी है, हम लड़ते रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इस बात को लेकर हमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटका के अंदर बैतरनापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के नेता एमएलए कृष्ण बैरेगौड़ा ने जो नॉमिनेशन की रैली बुलाई है उसमें जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिला है। उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की बातें बन रही है। साथ साथ बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में खुली में कोई रैली नहीं होगी, यानी सार्वजनिक रैलियां खुले मैदान में नहीं होगी। इसके लिए अलग से टेंट लगवाया जाएगा और अन्य व्यवस्थाएं की जाएगी, तभी रैली करने की इजाजत दी जाएगी। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस कार्यक्रम के बाद उठाया गया है दोस्तों, जिसमें गर्मी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। 14 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई लोग बीमार पड़ गए थे। कार्यक्रम का आयोजन अपा साहेब नाम से विख्यात समाज सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्म अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें 20 लाख से अधिक अनुयायी शामिल हुए थे। भीषण गर्मी में आयोजित कार्यक्रम में अव्यवस्था के कारण कई लोग बीमार पड़ गए, 14 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब मामले पर कार्रवाई करते हुए जो आदेश जारी किए गए हैं, ये आदेश पहले ही आना चाहिए था, लेकिन सवाल ये खड़ा होता
होता है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको न्याय कौन दिलाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा जिन्होंने इस तरीके की रैली का आयोजन किया था और इतनी खराब व्यवस्था की थी कि जनता को अपनी जान गंवानी पड़ी है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी ने पंजाब के रोपड़ जेल में 2 साल बंद रहने के दौरान तमाम VIP सुविधाओं का फायदा उठाया है। इसकी पुलिस जांच के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि इस मामले में वह पूर्व मंत्रियों से कानून खर्च वसूलने की योजना बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों के कहने पर ही उन्हें महंगे वकीलों को भुगतान किया गया जो चाहते थे कि मुख्तार अंसारी को जबरन वसूली के मामले में पंजाब की जेल में रखा जाए। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे की लीगल फीस से संबंधित फाइल को मंजूरी नहीं दी है। उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी की अपील खारिज करने के मामले पर महबूबा मुफ्ती बोली, कहा लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। गुजरात की एक अदालत के द्वारा मानहानि मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की अपील खारिज किए जाने के मामले पर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बीते दिन भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वे या तो जेल में है या उन्हें जेल में भेज दिया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में करीब 55 किलोमीटर दूर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व करने वाले देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आज काला दिन है। राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है ये दर्शाता है कि भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। वे एक दलीय प्रणाली स्थापित करना चाहती है। संविधान को दरकिनार करके भाजपा राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रतापगढ़ी का नाम रखा है, यानी इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इस पर बीजेपी के सांसद शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे नेता को चुनाव में नियुक्त कर रही है जो अतीक अहमद का करीबी रहा है। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ में भाजपा में 2 फाड़, अरुण साव का मोदी शाह से विश्वास उठ चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने दिया है बड़ा बयान। कर्नाटक में भी अब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होगी। छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश भर के अंदर चर्चा का विषय बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रचारकों में पूर्व सीएम रमन सिंह को जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को इस बार भी मौका नहीं मिला है। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा जिले के दौरे पर थे, जहां पर उनकी ओर से टिप्पणी करते हुए भाजपा के नेताओं पर ही निशाना साधते हुए कहा गया है कि ये लोग आपस में ही बटे हुए हैं। इनमें से सारे नेता एक दूसरे के खिलाफ कोई न कोई बयानबाजी करते रहते हैं और दूसरे खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों गुजरात के नरोदा गांव दंगों मामले में स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। SIT मामले के विशेष जज SK बख्शी ने अपनी कोर्ट में सुनवाई के दौरान 68 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल 2002 के हुए इन दंगों में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर गुजरात के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता माया कोडनानी व बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 86 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें से 86 आरोपियों में से 18 की पहले मौत हो चुकी है। मामले में 21 साल के बाद फैसला आया है। बता दें कि 2002 के गोधरा में चलती ट्रेन में आग लगने के बाद भीषण दंगे देखने को मिले थे दोस्तों, और कई लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस मामले पर ये जो फैसला लिया गया है इसकी आलोचना भी की जा रही है। साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लिंगायत समुदाय का मुख्यमंत्री बनाने की अब बातें करने लगे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए थे। तो अब बीजेपी के नेता सुमन्ना सावल बोले, कहा अगर कांग्रेस पार्टी वाकई लिंगायत समुदाय के लिए हितैषी बनने की कोशिश कर रही है तो सबसे पहले उनको लिंगायत मुख्यमंत्री की घोषणा करनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों लिंगायत समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 17% के आसपास आबादी में लिंगायत समुदाय के लोग हैं और यही बड़ा कारण है कि सारे राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनको लिंगायत समुदाय का समर्थन मिले। इसी कड़ी में ये भी टिप्पणी सामने आई है। साथ साथ सिर्फ 20 दिन में खत्म हो जाएगी भ्रष्ट बीजेपी की सरकार। कांग्रेस पार्टी ने 40% कमीशन वाली सरकार को टाटा बाय बाय कहने के लिए जनता से अपील की है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त कैंपेन चला रखा है। कहा है कि सरकारी पदों की बिक्री की गई, 40% कमीशन की लूट की गई। आम आदमी के लिए महंगाई थी, लेकिन विधायकों को खरीदने और वचन भंग करने में बीजेपी पीछे नहीं हटी। उसने लोकतंत्र का पूरी तरीके से खंडन किया, लोकतंत्र का हनन किया और इसीलिए अब मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है जब बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार जाने वाली है। साथ साथ दोस्तों गुजरात दंगे के मामले पर नरोदा में जो आरोपियों को बरी किया गया है इस पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी टिप्पणी कर रही है और माना जा रहा है कि यह मामला कोर्ट में फिर से जाने वाला है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक में बगावत के बीच प्रधानमंत्री मोदी की 20 सभाएं कराने का इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के लोग जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी से 20 सभाएं कराएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 13 सभा को संबोधित करेंगे। साथ साथ दोस्तों देश के विपक्षी पार्टियों की सरकार के दौरान जिस तरीके के राज्यपाल का रवैया रहता है उसके विरोध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने ट्विटर के माध्यम से ममता बनर्जी के द्वारा विशेष मुद्दे पर बातचीत करने की जानकारी दी है। स्टालिन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल के
लोकतांत्रिक कामकाज के खिलाफ हमारी पहल के लिए अपनी एकजुटता और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए फोन पर मुझसे बात की और सुझाव दिया है। सभी विपक्षी मुख्यमंत्री को बैठक करके आगे की रणनीति पर बातचीत करनी चाहिए, कार्रवाई तय करनी चाहिए। ममता बनर्जी की एमके स्टालिन से फोन पर बात होने को लेकर खुद जानकारी उन्होंने दी है। दोस्तों, एमके स्टालिन ने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर और भी नेताओं को एकजुट करेंगे। साथ साथ दोस्तों, बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। यानी नीतीश कुमार पर आरोप लगाने वाले उपेंद्र कुशवाहा आखिर बीजेपी के दरबार पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जो इससे पहले दावा कर रहे थे कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी में रिफॉर्म चाहते हैं, लेकिन रिफॉर्म की ये स्थिति है दोस्तों कि अब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करने के लिए खुद पहुंचे हैं। साथ साथ बिल्किस बानो केस कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और गुजरात सरकार पर निशाना साधा है। पूछा, दोषियों को छूट क्यों? आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने फिर दिया बयान, कहा मरते दम तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। ऐसे में दोस्तों, शरद पवार के द्वारा गौतम अडानी से मुलाकात के मामले पर आपकी क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। और अजीत पवार के द्वारा ये बातें कहना और अजीत पवार बीजेपी में जाएंगे, इस तरीके से चर्चाएं बीच में हुई भी थी। तो आप लोग इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से जोड़कर देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़ने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चैनल। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।